हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। तो अपन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये अपनी 20 डे 20 सेट की 11वीं क्लास है। तो इससे पहले मैं 10 क्लासेस कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आपने उन 10 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इन 10 क्लासेस में, उन सारे क्वेश्चनों की आंसर सहित पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड की है। तो अगर आप उस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये है पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई राशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आप ये बताओ कि 10% की फ्रिक्शन क्या होती है। तो आप कहोगे 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। तो मैं कहूँगा इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आप कहोगे कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो वो 1 साल बाद 11 हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल 10 है तो अगले साल भी वो 10 से 11 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इसका मतलब क्या है। तो आप कहोगे इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 10 × 10 अर्थात 100 है तो ये 2 साल बाद 121 हो जाएगा। अपन को जो ये मान दिया गया है ना 10,164, ये दिया गया है हो जाती है, मतलब निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, अर्थात ये मिश्र धन दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया गया है। तो अपन कहेंगे कि और यहाँ पर अमाउंट क्या है, तो ये 121 है। तो मैं कहूँगा कि 121 की वैल्यू कितनी है। तो आप कहोगे 121 की वैल्यू है 10,164 अर्थात 10,164। तो अपन को 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो 101 64 लिखा है, जिसे 10,164 भी अपन पढ़ेंगे, तो ये जो संख्या है ना 10,164, ये 3 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन अर्थात इसका जो भी मान आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबल सिर्फ यहाँ पर देखना, 8 और 3 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 और 2 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 और 8 16, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 4 12, ये 3 से डिविजिबल है। यही अपना आंसर है। आप इसमें देखो ना 10,164 में आपको 3 नजर आएगा। कैसे 3 नजर आएगा, क्योंकि इसका अंकों का योग कितना है, 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 12। तो इसके अंकों का योग 12 है। 12 3 से कटता है तो 10,164 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका गुणा हो रहा है इसमें 3 का इस प्रकार से। और नीचे लिखा है 11 × 11। ये जो 11 × 11 लिखा है ना 121, 11 × 11, ये काट नहीं पाएगा इस 3 को कभी भी। तो ये 3 ब्याज में भी रहेगा। तो उसी के लिए, उसी की वजह से ये जो ब्याज आया ना, ये जो प्रिंसिपल आया ना, ये 8400 आया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। तो 2400, अब यहाँ पर लिख लीजिए कि जो प्रिंसिपल दिया गया है ना वो दिया गया है 2400 रुपये। रेट दी गई है कितनी, तो आप कहोगे 4.5% पर एनम। टाइम, टाइम कितना दिया गया है, तो आप कहोगे टाइम दिया गया है 4 वर्ष और 6 माह। 6 माह का मतलब होता है आधा वर्ष। तो 4 सही 1/2 वर्ष अर्थात 4.5 साल। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, 4 1 2 8 और 1 9, 4 4 सही 1/2 वर्ष का मतलब है 9/2 वर्ष। अब देखना, अब अपन से पूछा है कि साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू पुट कर दो। पी बराबर अपना प्रिंसिपल 2400 है। रेट अपनी 4.5% पर एनम है। और समय अपना 9/2 वर्ष है डिवाइडेड बाय 100। तो जो कॉन्सेप्ट वहां पर लगा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा।
इसमें आप देखना कि इस 24 में 3 है, इस 45 में 3 है और इस 9 में 3 है। तो अपना जो भी आंसर होगा वो 81 का मल्टीपल होगा, 81 का मल्टीपल होगा। 81 का मल्टीपल का मतलब ये है कि पहले तो वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। अब इसमें देखो 9 तो 11 और 6 17, 3 से नहीं कटती। ये 6 और 1 7, 7 और 6 और 1 7, 7 और 8 15, ये 3 से कटती है। लेकिन 9 से चेक करो, क्योंकि 81 तो 9 से भी कटता है। तो 9 ना 81, 6 से इस पर आएगा, ये आंसर नहीं है। अब इसको देखो 9 और 6 15, 15 और 7 होता है कितना 22, ये 3 से नहीं कटता, आंसर नहीं है। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर लो अगर करना चाहते हो तो। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दो। अब यहाँ पर देखना कि 9/2 लिखा है, इस 2 एकम 2 से यहाँ पर आ जाएगा कितना 12। 2 एकम 2 और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर आया 12 गुणे 45 4.5 इंटू 9। अब देखना इसको मैं 9 बनाए दे रहा हूँ इंटू 9, और जब मैंने इसको 2 का गुणा किया तो इसमें 2 का भाग कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 9 ना 81, में यही तो कह रहा हूँ कि जो भी आंसर होगा वो 81 का मल्टीपल होगा। ये आ गया ना 81, 81 गुणे 6, तो 6 एकम 6, 6 8 48, तो 486 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अगला क्वेश्चन, ए है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो मैं कहूंगा कि ए एक पाइप है वो टंकी को 20 घंटे में भर देता है, और बी एक दूसरा पाइप है वो टंकी को 30 घंटे में भर देता है। तो अब आप देखना कि टोटल जो टंकी का साइज है वो कितने लीटर का है या फिर कितना है। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। तो आप कहोगे 20 और 30 का एलसीएम 60 है, 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 आएगा, और 30 का भाग 60 में देंगे तो 2 आएगा। अर्थात ए को टंकी को भरने की क्षमता 3 है और बी के टंकी को भरने की क्षमता 2 है। तो जब ये दोनों टंकी को भरेंगे तो 5 की क्षमता के साथ भरेंगे, और टंकी का साइज कितना है तो आप कहोगे 60 का है। तो इन्हें 60/5 अर्थात 12 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना कि अगर दो व्यक्ति किसी बिजनेस में अगर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जो लाभ होता है ना, जो लाभ होता है वो समानुपाती होता है किसके, समय के, एक चीज। और लाभ समानुपाती होता है किसके, उनके द्वारा निवेश की गई राशि के। ये दोनों के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये है कि जैसे इसने 5 महीने के लिए अपना इन्वेस्ट किया है, यहां पर लिख लो पहली बात, सुरभि प्लस सुरभि और कौन है, उर्वा। तो लिख लो सुरभि ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, उर्वा ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 6 महीने के लिए। तो इनका टाइम का रेशियो 5:6 आ गया। अब देखना कि उर्वी ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और जबकि सुरभि ने 6,000 और उर्वा ने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं। चूंकि लाभ समानुपाती है, समय और राशि दोनों का समानुपाती है, दोनों का। तो जब भी पर्टिकुलर चीज जैसे लाभ दोनों चीजों का समानुपाती है तो लाभ को निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, अर्थात समय का और किसका, जो पर्टिकुलर राशि इन्वेस्ट की है उसका। तो 6,000 में 5 का गुणा करें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 30,000 आएगा, और 5,000 में 6 का गुणा करेंगे तो 30,000 आएगा। तो जो लाभ का रेशियो आया ना वो क्या आया, 30,000 30,000 अर्थात 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात ये है कि बिजनेस में जो लाभ होता है वो समय और राशि के दोनों के समानुपाती होता है, और लाभ को निकालने के लिए पर्टिकुलर समय
और पर्टिकुलर राशि का गुणा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बांट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम के लिए भाई कितने ग्राम वाले बांट का उपयोग करता है। अब देखिए 20% लाभ का मतलब क्या है इस स्थिति में, जब कोई दुकानदार बेईमानी करे तो 20% का लाभ का मतलब ये है, 20% का मतलब फ्रिक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5। तो यहां पर उल्टा लेना है कि लाभ का मतलब तो होता है कि 5/1 का लाभ, तो आप लिख लीजिए कि 5/1 6, 6/5। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर बांट का साइज 6 है ना, बांट का साइज 1 किलोग्राम का जो बांट का साइज है ना, उसका बांट का साइज जो 6 है ना, बांट का साइज 1 किलोग्राम का, तो वो 5 तौलता है। अर्थात वो ऐसे बांट का उपयोग करता है, वो जो तौलता है ना बांट के रूप में 1 किलो के रूप में, वो तौलता है 5। तो बस 6 की वैल्यू है जो ओरिजिनली वो 1000 है, 6 की वैल्यू ओरिजिनली कितनी है, 1000 है। तो 5 की कितनी है, बस यहां से सॉल्व कर दो। 5 एक आई एम सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड, मुझसे थोड़ी सी भूल हुई यहाँ पर। कि 1000 जो वैल्यू है ना, वो 6 की है लेकिन वो तौलता 5 है। सॉल्व कर दो, यहाँ से आएगा 5000/6। जब इसको सॉल्व करेंगे 8×6 = 48, बचेगा 2, 8×2 = 16, बचेगा 4, 8×2 = 16, बचेगा 4, नहीं आई एम सॉरी, 8×6 = 48, 48 के बाद 2 आया, 2 पे उतारेंगे 0, तो 6×3 = 18, फिर बचेगा 2, फिर 6×3 = 18, 8.33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सीखने लायक बात ये है कि जब 20% का लाभ हो सिर्फ बेईमानी की वजह से, तब उस केस में 20% की फ्रिक्शन लिखेंगे 1/5। तो जो 5/1 की वृद्धि के साथ अपन कहेंगे 6, तो इसका मतलब ये है कि अगर बांट का साइज 6 था, यहाँ पर बांट का साइज ऊपर वाला हुआ जब ऐड करेंगे कि बांट का साइज 6 था तो वो तौलता 5 है। तो 6 की वैल्यू 1000 है, 6 की वैल्यू 1000 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को तो अपन मात्र ऑप्शन ही से एलिमिनेट कर सकते थे। 20% लाभ कमाता है वो सिर्फ बेईमानी की वजह से। मैं कहूंगा कि आप इस केस में बताना कि 1000 का 20% होता कितना है, तो आप कहोगे 200 होता है। तो मैं कहूंगा कि 200 लाभ कमाता है तो तौलता कितना है, तो मतलब सीधा सीधा लगा रहा हूं तो 800। तो जो भी आंसर होगा ना वो 800 से ज्यादा होगा, 800 से ज्यादा कोई भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि जैसे वो 10% लाभ कमाता है, तो अब आप देखना 10% कितना होता है 1000 का, 1000 का 10% 100 होता है, मतलब 1000 में से 100 जाएगा तो 900, तो वो तौलेगा ना वो 900 से ज्यादा तौलेगा, कम नहीं तौलेगा, 900 भी नहीं तौलेगा, 900 से ज्यादा तौलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषापूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन को सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। सीरीज मेथड क्या कहलाता है, देखिए सबसे पहले अपन को मान लेना है कि जो फैक्ट्री में खिलौने बने थे वो 100 हते थे। 100 का 20% तो कैसे खराब ही हते थे, 20% जे दोषपूर्ण हते थे, तो 80 बिना दोषपूर्ण हते थे। ठीक है ना, 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 दोषपूर्ण हते थे। शेष खिलौनों में से 25%, शेष कौन है, 80 है, 80 के 25% में से क्षतिग्रस्त थे। 80 का 25% कितना होता है, तो आप निकालोगे 80 का 25% होता है कितना, 20।
तो 20 जो है ना ये क्षतिग्रस्त थे, क्षतिग्रस्त। तो बचे कितने, तो आप कहोगे बचे हैं 60। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि जो बचे हैं वो 4800 हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 60 की वैल्यू है ना वो 4800 है। तो खिलौनों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अपन ने मूल संख्या कितनी मानी है, 100। तो 60 की वैल्यू 4800 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 जाएगा, 6 8 48, 80 और 2 0, 80 और 2 0 ऑप्शन बी में है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए है अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से करना पड़ता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्राप्त संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। मतलब किसी संख्या n में जब अलग अलग संख्या 4 का, फिर 5 का, जब 6 का और 7 का भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वो 3 बचता है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन मतलब जो भी n है ना, उस n में से अगर अपन 3 को घटा दें, मतलब जो भी संख्या है उसमें से अगर अपन 3 को घटा दें तो ये शेषफल नहीं बचेगा, जो 3 शेषफल बच रहा है। तो अपन से वो संख्या ही पूछिए और वो संख्या पूछिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन जो ऑप्शन स्टार्ट करेंगे वो सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे। अब देखना, जब 63 में से अपन 3 को घटाएंगे तो 60 में तो 7 का भाग नहीं जाता, तो ये अपना आंसर नहीं है। अब देखना दूसरा सबसे छोटी संख्या 213 है। 213 में से अपन 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 210। 210 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इन चारों से डिवाइजिबल होनी चाहिए। क्योंकि जब चारों से भाग देती तब शेषफल 3 बचता है, और अपन जब 3 को घटाएंगे तो चारों से डिवाइजिबल होगी। अब देखना, अब ऑप्शन इसको ट्राई करेंगे तो ये 423 में से 3 जाएगा तो 420 आएगा। 420 4 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी है। क्वेश्चन में अपन से बोला गया है कि अपन को सबसे छोटी संख्या बतानी है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है 72 गुणे 18, रूट 72 गुणे 18। 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8, और इस 18 को भी लिख सकते हैं कितना, 9 गुणे 2 प्लस। अब देखना यहाँ पर दशमलव के बाद दो डिजिट है ना, 2 डिजिट, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 बटे दशमलव का हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100, प्लस यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा 64 बटे 100। अब देखना इस एक 9 से, ये जो 2 9 है तो 2 9 में से एक 9 बाहर आ जाएगा। अब 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना है, तो 4, तो 3 गुणे 4 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 3 गुणे 4 और 3, क्योंकि 9 से 3 बाहर आएगा, इस 9 से 3 बाहर आ जाएगा, वो 8 दूनी 16 से 4 बाहर आ जाएगा। इस 4 बटे 10 मतलब रूट 4 बटे 100 लिखा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 बटे 10, और 64 से आ जाएगा 8 बटे 10। इनको ऐड कर दो, 8 और 2 10, 10 बटे 10 होता है 1, प्लस 4 × 12 और 12 × 36, 36 और 1 37। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक जो HCF है वो 16 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखना कि जो दो संख्याएं जो होगी ना, वो एक संख्या होगी क्या, 16A प्लस 16B के रूप की। और जहां पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जहां पर A और B सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एक संख्या लिख दूं 8 और एक लिख दूं 9, तो ये आपस में सह अभाज्य हैं। कैसे सह अभाज्य हैं, मैं कहूंगा कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो 8 और 9 को काट दे, तो आप कहोगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 9 दोनों को काट दे। तो इसी को कहा जाता है कि ये दो संख्याएं 8 और 9 आपस में सहअभाज्य हैं।
तो 8 और 9 आपस में सहभाज्य क्यों? वैसे तो 8 और 9 दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस 8 और 9 को काट दे सिवाय एक के। तो एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो 8 और 9 को काट दे, तो ऐसी संख्याओं को ही कहा जाता है सहभाज्य संख्या। तो 16a प्लस 16b बराबर दिया गया है 288। तो 16a और 16a कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे हो जाएगा 16a को अपन यहां से जस्ट अ सेकेंड यार कॉपी ले वो कॉमन लेंगे और यहां से आ जाएगा a प्लस बी बराबर 288। सॉल्व करो, a प्लस बी बराबर आएगा कितना? 288/16। सॉल्व करो, 16 एकम 16 बचेगा 12, 16 एकम 16 बचेगा 12, 16 अट्ठे 128। अर्थात a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 18 है। और अपनी संख्याएं कौन है? 16a और 16b। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं कि जिनका HCF 16 हो और योगफल 288 हो। तो अब अपन को इस a और b की वैल्यू को अपन को रखते जाना है। जैसे मैं कहूंगा कि a की वैल्यू अपन 1 ले रहे और तो b की वैल्यू कितनी? 17 हो जाएगी, क्योंकि 17 और 1 18 और 1 और 17 आपस में को प्राइम है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 1 और 17 दोनों को काट दे। अब मैं कहूंगा कि एक तो काटेगा, लेकिन 1 और 17 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है। मैं कहूंगा दूसरी संख्या, तो दूसरी अपन 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और 16 लेंगे, 2 को 2 काट देता है और 16 को भी 2 काट देता है। तो 3 लेंगे, 3 और 15 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को 3 काट देता है और 15 को भी 3 काट देता है। 4 नहीं लेंगे, 5 अपन ले सकते हैं, क्योंकि जब अपन 5 को लेंगे तो एक दूसरी संख्या आएगी 13। 6 को अपन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अपन 6 को लेंगे तो 12 6 से कट जाता है। फिर अपन 7 को लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 7 को लेंगे तो दूसरी संख्या 11 आ जाएगी। और फिर इसके बाद अपन अगर 9 को लेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो 9 9 से कट जाएगा। इसके बाद अपन 10 को नहीं लेंगे, क्योंकि 10 के बाद 8 आएगा और 10 और 8 दोनों ही 2 से कट जाता है। तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो ऐसी सिर्फ 3 ही संख्याएं हैं, 1 17, 5 13, 7 11, जिनका जो HCF होगा वो 16 होगा और जिनका योग 288 होगा। लेकिन 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 महत्तम समापवर्तक 16 है। तो ऐसी संख्याएं सिर्फ 3 है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन ए है। अगला क्वेश्चन देखना, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अपन यहाँ से अगर विस्तार से करें ना, तो 16a की जगह आप वैल्यू पुट कर दो। जैसे अगर और विस्तार से समझना है ना, तो 16a की जगह अपन ने निकाला है कितना? a की जगह 1, तो एक संख्या निकल आएगी 16 और एक निकल आएगी 16 का 7 गुणा। एक संख्या निकल आएगी 16 गुणा 5, एक निकल आएगी 16 गुणा 13, एक निकल आएगी 16 गुणा 7 और एक निकल आएगी 16 गुणा 11। तो इस प्रकार अलग अलग 6 संख्याएं निकल आएंगी। देखिए ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि किसी वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती हैं। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर, ई डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक कोई सर्कल है और इसकी जो 2 जीवाएं हैं ना वो ऐसे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है इनके जीवाओं का अपन नाम भी दे दो, ए बी और सी और डी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी डी को आगे बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु ई पर मिलते हैं। तो ए बी को आगे बढ़ाया जब अपन ने इस प्रकार से, और जब इस सी डी को आगे बढ़ाया तो वो इस पॉइंट पर ई पर मिल रही हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए बी अर्थात इस ए से लेकर इस बी पॉइंट तक की जो दूरी है वो कितनी है? 9 है। और ए ई अर्थात ए से लेकर इस ई पॉइंट तक की दूरी, मतलब ये कंप्लीट दूरी 12 है। ध्यान से देखना। और ईडी का मतलब होता है इस ई से लेकर डी तक की दूरी 4 है। तो जीवा सी डी की अर्थात इसकी लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई अपन मान रहा है x है। ध्यान से देखना, इस ई से लेकर डी तक की लंबाई 4 है और इस डी से लेकर इस सी तक की लंबाई अपन ने x मान ली।
अब इस ई से लेकर इस ए तक की दूरी 12 है और इस ए से लेकर बी तक की दूरी 9 है, तो इस बी से लेकर ई तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे इस बी से लेकर ई तक की दूरी कितनी होगी? तो वो 3 होगी, क्योंकि पूरी दूरी 12 है और ए से लेकर बी तक की दूरी 9 है, तो बी से लेकर ई तक की दूरी 3 होगी। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब भी इस प्रकार की दो जीवाओं को आगे बढ़ाने पर किसी पॉइंट पर मिले तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? बी ई इंटू ए ई बराबर ई डी इंटू ई सी। बस सॉल्व कर दो। ई से लेकर बी तक की दूरी या बी से लेकर ई तक की दूरी 3 है, ए से लेकर ई तक की दूरी, ए से लेकर ई तक की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे 12 है, बराबर इस ए से लेकर इस डी तक की दूरी 4 है और इस ई से लेकर सी, ई से लेकर सी तक की दूरी कितनी है? तो वो होगी 4 प्लस ए, कितना होगा? एक्स, तो 4 प्लस एक्स है। सॉल्व कर दो। यहाँ पर 12 36 आएगा, 36 ये जो गुणा में 4 है वो इस साइड आएगा, बराबर 4 प्लस एक्स। तो ये जब 4 नम 36 होता है 9 आएगा, बराबर 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और अपन ने एक्स को क्या माना था? तो एक्स को अपन ने जीवा सीडी माना था, तो जीवा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि बी ई इंटू ए ई बराबर ई डी इंटू ई सी होता है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। तो लगभग अपन ने आज के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो अपन 20 डे 20 सेट की क्लासेस में 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगला पार्ट अपन कल देखेंगे। कल भी अपन इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।